अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माई सेल्फ इज़ प्रोफेसर कामरान सिद्धराचा और हम आज टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो फर्टिलाइजेशन से बाद वाली टॉपिक है, बल्कि एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म के बाद और डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो टॉपिक है हमारा ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी। एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि एक स्पर्म एक एग के साथ फर्टिलाइज हो, ठीक है, और तभी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है या तभी वो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा और डेवलपमेंट प्रोसेस चल सकेगा। लेकिन ऐसे चांस है क्योंकि आपने मतलब लास्ट टाइम जब स्ट्रक्चर ऑफ एग की मैं डायग्राम दिखा रहा था तो जेली में ढेर सारे स्पर्म इंटर कर गए थे। मतलब कई मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, दे कैन अप्रोच द एग, वो एग तक जा सकते हैं और उन सब के पास इक्वल चांस है फर्टिलाइज़ करने का। तो हो सकता है एक से ज़्यादा स्पर्म भी फर्टिलाइज़ हो जाएं। सो अगर एक से ज़्यादा स्पर्म एक एग के साथ फर्टिलाइज होंगे तो इस टर्म को हम कहेंगे पोलिस्पर्मी, ठीक है। तो पोलिस्पर्मी जो है वो नुकसानदेह है। पोलिस्पर्मी की सूरत में जाइगोट सर्वाइव नहीं करेगा, एम्ब्रियो में डेवलप नहीं होगा। तो पोलिस्पर्मी को ब्लॉक करना एक बड़ा इशू है, ठीक है। तो वो किस तरह ब्लॉक होती है, किस तरह के ब्लॉक, मतलब उस तरह में उस पर किस तरह के टेम्परेरी ब्लॉक आते हैं, किस तरह के परमानेंट ब्लॉक आते हैं, वी विल डिस्कस इट, ठीक है। देखिए जी, मोनोस्पर्मी एंड पोनिस्पर्मी। In normal, the monospermy, only one sperm enter the egg and a haploid sperm nucleus and a haploid egg nucleus contribute to form diploid nucleus। के मतलब मोनोस्पर्मी में एक स्पर्म एक एग में इंटर होता है और एक स्पर्म का जो न्यूक्लियस है जो कि हैप्लॉइड है और एग का न्यूक्लियस जो कि हैप्लॉइड है, ये आपस में फ्यूज़ होते हैं और नतीजे में डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, ठीक है, जिसे फर्टिलाइज्ड एग भी कह सकते हैं। दस रिस्टोरिंग द क्रोमोसोम नंबर अप्रोप्रिएट फॉर स्पीशीज़। मतलब जो क्रोमोसोम की तादाद है वो क्या होती है, अप्रोप्रिएट जितनी भी होती है स्पीशी के मुताबिक वो रिस्टोर हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो जो स्पर्म है वो अपने अंदर 23 हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स को लेके आएगा, यानी कि सिंगल सिंगल क्रोमोसोम को, और एग के पास भी 23 हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होंगे। तो जब दोनों के न्यूक्लियस फर्टिलाइज होंगे तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे, यानी कि डिप्लॉइड बनेंगे, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 बन जाएंगे, ठीक है। सो सेंट्रियोल प्रोवाइडेड बाय स्पर्म डिवाइड टू फॉर्म टू पोल ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल ड्यूरिंग क्लीवेज। और दूसरी बात, जब जाइगोट ने डिवाइड होना तो उसे सेंट्रियोल मतलब सेंट्रोसोम्स बनाने हैं ताकि वो पोल बना सके और क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर सके स्पिंडल फाइबर के थ्रू, ठीक है। तो जो सेंट्रियोल होते हैं वो स्पर्म से आते हैं, ठीक है। एग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, स्पर्म सेंट्रियोल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो स्पर्म के सेंट्रियोल इंटर होंगे एग में, पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स जिन्हें सेंट्रोसोम्स कहते हैं, और आने के बाद वो डुप्लीकेट होंगे और डुप्लीकेट होने के बाद पोलैरिटी जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से जब डिवीजन होगी तो क्रोमोसोम डुप्लीकेट होने के बाद दो अपोजिट पोल में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह एक सेल दो सेलों में डिवाइड होगा, दो सेल चार में डिवाइड होंगे और ये क्लीवेज का प्रोसीजर क्या होगा, चलेगा। तो फिर से सुन लें, स्पर्म सेंट्रियोल डोनेट करता है, ठीक है, और वो सेंट्रियोल्स यानी कि सेंट्रोसोम्स एग में आने के बाद जब डिवीजन स्टार्ट हो रही होती है जाइगोट की, तो वो जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो डुप्लीकेट होकर अपोजिट पोल पे चले जाते हैं और दो पोल बनते हैं। लेकिन अगर फर्ज करें दो स्पर्म फर्टिलाइज होंगे तो दो सेंट्रोसोम्स आएंगे तो चार पोल बन जाएंगे, ठीक है ना। दो पोल कह लें कि हॉरिजेंटल बन जाएंगे और दो पोल वर्टिकल बन जाएंगे, तो फिर क्रोमोसोम्स की जो डिवीजन है वो इक्वल नहीं हो पाएगी। देखिए ज़रा, पॉलीस्पर्मी की बात करते हैं। द एंट्रेंस ऑफ स्पर्म मल्टीपल स्पर्म लीड टू द डिजास्ट्रियस consequences in most organism. In sea urchin, the fertilization by two sperm result in triploid nucleus, in which each chromosome is represented three times rather than twice. कहता है कि जब दो स्पर्म एक एग के साथ फर्टिलाइज होंगे तो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा। इसका मतलब हर क्रोमोसोम के सेट जो है वो, मतलब क्रोमोसोम का जो पेयर है वो पेयर नहीं रहा, वो तीन तीन क्रोमोसोम्स हो गए, यानी कि हर क्रोमोसोम तीन दफ़ा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दो दफ़ा नहीं, डिप्लॉइड में दो दफ़ा होता है। नॉर्मली ईच स्पर्म सेंट्रियोल डिवाइड टू फॉर्म टू पोल्स। हर जो मतलब नॉर्मल सिचुएशन होती है कि स्पर्म के जो सेंट्रियोल होते हैं वो डिवाइड होकर दो पोल बनाते हैं, लेकिन इस सूरत में दो स्पर्म फर्टिलाइज हो रहे हैं तो चार पोल बन जाएंगे, ठीक है ना। द डिप्लॉइड क्रोमोसोम में बी डिवाइडेड इनटू एज मैनी एज 4 सेल। और इस तरह जो ट्रिप्लॉइड क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होंगे, 4 सेल में डिवाइड होंगे,
बिकॉज देयर इज़ नो मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट ईच ऑफ फोर सेल रिसीव प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कहता है क्योंकि कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हर क्रोमोसोम जो सा हर सेल जो है उसे प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिले। सो द क्रोमोसोम्स आर अप्रोप्रिएट अनइक्वली अपोर्शनेट अनइक्वली। जो क्रोमोसोम्स है वो अनइक्वली क्या होंगे, डिवाइड होंगे। एंड सम सेल रिसीव एक्स्ट्रा कॉपीज सर्टन क्रोमोसोम्स वाइल अदर लैक डैम। कुछ सेल में एक्स्ट्रा कॉपीज आ जाएगी और कुछ में उन क्रोमोसोम्स की टाइप क्या होगी, ब्लैक हो जाएगी। ये डायग्राम देखे ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये एक सी अर्चन का एग है, ठीक है, फर्टिलाइज हो रहा है। इसमें ये दो स्पर्म न्यूक्लाई इंटर हो चुके हैं और दो ही स्पर्म सेंट्रोसोम्स भी इंटर हो चुके हैं। और ये एग का न्यूक्लियस है, मतलब ये स्पर्म के दो न्यूक्लियस 18 यानी कि हैप्लाइड क्रोमोसोम है दोनों आपस में। वैसे तो दो फर्टिलाइज होते हैं तो 36 क्रोमोसोम बनते हैं डिप्लाइड, लेकिन यहाँ पर 18 ये है, 18 ये है और 18 ये है। जब ये तीनों आपस में फर्टिलाइज होंगे तो क्रोमोसोम्स की तादाद डिप्लाइड की बजाय क्या हो जाएगी, ट्रिप्लाइड, यानी कि 54। और चूँकि सेंट्रियोल दो दो हैं सेंट्रोसोम्स, वो दो दो क्या करेंगे, एक ये भी डुप्लीकेट होगा अपोजिट पोल पे जाएगा और ये भी डुप्लीकेट होगा अपोजिट पोल पे जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो एग होगा वो जब डिवीजन स्टार्ट करेगा तो उसमें दो पोल बनने के बजाय चार पोल बन चुके होंगे। देखिए ज़रा, एक पोल ये बन गया ठीक है, और एक पोलर सिचुएशन ये बन गई, ठीक है। तो अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो इन चार सेंट्रियोल्स के बीच में क्या होंगे, डिवाइड होंगे, और कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो इस तरह डिवीजन थोड़ी डिफरेंट होगी। जैसे देखें ना, यहाँ पर ये 12 क्रोमोसोम्स आ गए, ठीक है, ये 12 क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो चुके हैं। तो ऐसा कह लें कि अगर 12 क्रोमोसोम है तो 24 क्रोमेटिड्स हैं। इसी तरह ये 6 क्रोमोसोम्स हैं, डुप्लीकेट हो चुके हैं, तो ये 6 क्रोमोसोम है, इट मीन्स 12 क्रोमेटिड्स हैं। और इसी तरह ये 14, ये 18 और दरमियान में क्या है, 4, ठीक है। अब होगा क्या, ये 12 में डिवाइड होंगे, मतलब 12 क्रोमोसोम के 12 क्रोमेटिड इधर आ जाएंगे, 12 उधर चले जाएंगे, 6 इधर आ जाएंगे, 6 इधर चले जाएंगे। इसी तरह 4 में से भी 4 इस साइड पे आ जाएंगे और 4 इस साइड पे आ जाएंगे। नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो चुके हैं, कॉपी सेपरेट हो चुकी हैं और हर सेल को अपने अपने हिसाब से क्रोमोसोम मिल गए हैं। जैसे इस सेल को देखें ना, 12 एक साइड से मिल गया, 6 एक साइड से मिल गया, ठीक है। 12 + 6 18 क्रोमोसोम बनेंगे, ये सेल यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसी तरह इस सेल को 12 4 18 मिल रहे हैं, ठीक है। अब 12 और 18 करेंगे तो 30 और 4 क्या होंगे, 34। तो ये सेल आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। इसी तरह आपके पास ये 18 क्रोमोसोम इधर आ गए और 14 इस सेल के पास आ गए, तो ये कितना बन जाएगा, 32 क्रोमोसोम। तो ये सेल यहाँ पर आ गया और इसी तरह यहाँ पर ये आ जाएगा, तो ये भी 34 क्रोमोसोम बनाएगा, सॉरी 6 एंड 14, 4 एंड 14, ये 24 क्रोमोसोम बनाएगा जो यहाँ पर आ गया। तो इस तरह जो चार सेल आपके पास बने हैं, उन चार सेलों में क्रोमोसोम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, बल्कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। किसी में 34 आ रहे हैं, किसी में 24 आ रहे हैं, किसी में 32 आ रहे हैं, किसी में 18 आ रहे हैं। और फिर जब ये फर्दर क्लीवेज करेंगे तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो सेल्स होंगे वो भी एम्ब्रियो के अंदर डिसइंटीग्रेटेड होंगे, यानी कि उनकी कोई बाकायदा अरेंजमेंट नहीं होगी, कोई बाकायदा तरतीब नहीं बनेगी, ना कोई ब्लास्टूला बनेगा, ना कुछ बनेगा, और इसके नतीजे में जो एम्ब्रियो है वो क्या होगा, मर जाएगा। तो ये बेटा पॉलीस्पर्मी के केस में होगा, ठीक है जी। तो फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। अब फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी से पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं क्लियर। हर जो सेल होता है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक कैपेसिटर के तौर पर एक्ट करती है। उसके आउटसाइड कुछ चार्ज होता है और कुछ इनसाइड चार्ज होता है, और डिफरेंट चार्ज की वजह से वो पोटेंशियल डिफरेंस शो करती है। मतलब सेल के आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस, और इनसाइड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयन एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक नेगेटिव आयन। तो होता क्या है, इसे कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो जिस तरह बाकी सेलों के मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, उसी तरह एग भी एक सेल है, इसके ऊपर भी क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को -70 या इसके राउंड अबाउट होगा, ठीक है ना। तो देखें, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी क्या होती है, अचीव बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चेंज करके ये हासिल होता है। एंड दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड अ सेलेक्टिव बैरियर द एग साइटोप्लाज्म एंड आउटसाइड द इन्वायरमेंट। कहता है और ये मेम्ब्रेन जो है ये एक बैरियर के तौर पे काम करती है आउटसाइड जो साइटोप्लाज्म के बाहर वाला जो मटेरियल है और अंदर साइटोप्लाज्म है उसके दरमियान, सो दैट आयन कंसंट्रेशन विद द एग डिफर फ्रॉम
दोज ऑफ इट्स सराउंडिंग। तो लिहाजा जो आयन की कंसनट्रेशन होगी वो सराउंडिंग की निस्बत अंदर की तरफ क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। यानी कि आउटसाइड आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, जो भी कोई सेल होगा उसके आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज सोडियम आइंस ज़्यादा होंगे और इनसाइड सोडियम आइंस क्या होंगे, कम। जबकि इनसाइड पोटाशियम आइंस ज़्यादा होंगे और आउटसाइड क्या होंगे, पोटाशियम आइंस कम। और इसी तरह इनसाइड नेगेटिव आइंस ज़्यादा होंगे जो कि बाहर होंगे ही नहीं, क्योंकि वो उनके लिए मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है। ठीक है, तो कंसनट्रेशन जो होती है वो डिफर करती है, स्पेशली सिग्निफिकेंट फॉर सोडियम एंड पोटाशियम आयन। सी वाटर में हाई सोडियम आयन कंसनट्रेशन होती है, वेयरएस इन द एग साइटोप्लाज्म रिलेटिव जो कंटेन रिलेटिव लिटिल सोडियम आयन, जो एग का साइटोप्लाज्म है उसमें कम सोडियम आयंस होते हैं। और अगर इसके उल्ट बात करें तो जो पोटाशियम आयंस हैं उनकी कंसनट्रेशन डिफरेंस भी मेंटेन करती है सेल मेम्ब्रेन, जो स्टडी फास्टली इनहिबिट करती है एंट्री ऑफ सोडियम आयंस को इनटू द ओसाइट। कहता है वही सेल मेम्ब्रेन कंसनट्रेशन को मेंटेन करेगी पोटाशियम आयंस की, और सोडियम आयंस की एंट्री को भी क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। एंड प्रिवेंट पोटाशियम आयंस फ्रॉम लीकिंग आउट, और पोटाशियम आयंस को बाहर जाने देगी, बाहर जाने से रोकेगी। मतलब सोडियम आयंस की कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो अंदर कम है, और पोटाशियम आयंस की कंसनट्रेशन अंदर ज़्यादा तो बाहर कम है। और इस तरह क्या होता है कि सोडियम आयंस को बाहर से अंदर मेम्ब्रेन नहीं आने देती और पोटाशियम आयन को अंदर से बाहर नहीं जाने देती। इस तरह मेम्ब्रेन एक कैपेसिटर के तौर पे काम कर रही है जो चार्ज को मूव करने नहीं दे रही। ठीक है जी। इफ़ वी इंसर्ट एन इलेक्ट्रोड इन एन एग, एक एग में इलेक्ट्रोड डालें और सेकंड इलेक्ट्रोड को आप आउटसाइड रखें, सो वी कैन मेजर अ कांस्टेंट डिफरेंस इन चार्ज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। हम सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक मेजर मतलब डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। हम अच्छा डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, तो वो डिफरेंस कितना आएगा, वो तकरीबन 70 आएगा। मतलब द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा उसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। और आप देख सकते हैं ये लास्ट लाइन में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना आ रहा है, अबाउट 70 मिली वोल्ट आ रहा है। और इसे हम -70 मिली वोल्ट के हिसाब से क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो इन सारी बातों को कहने का मकसद ये है कि एग की मेम्ब्रेन में भी सोडियम पोटाशियम पंप है। एग की मेम्ब्रेन भी आउटसाइड सोडियम आयंस को और इनसाइड पोटाशियम आयंस को भेजती है, और आउटसाइड हाई सोडियम आयन कंसनट्रेशन होती है, इनसाइड हाई पोटाशियम आयन कंसनट्रेशन होती है। और एग की मेम्ब्रेन के भी साइटोप्लाज्म के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, और उसके ऊपर भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आता है जो कि -70 मिली वोल्ट होता है, जिस तरह बाकी बॉडी के सेल्स के ऊपर आता है। अब फास्ट ब्लॉक में जस्ट उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या करना है, चेंज करना है। विद इन 1 to 3 सेकेंड आफ्टर बाइंडिंग ऑफ स्पर्म, स्पर्म जुड़ता जाता है अभी, ठीक है, एग के साथ। मतलब इन सी अर्चन के केस बात करूं तो स्पर्म के ऊपर बाइंडिंग प्रोटीन है जो एग के रिसेप्टर के ऊपर क्या है, अटैच होगी। जैसी अटैच होती जाएगी साथ ही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। कितनी देर बाद, जस्ट ओनली 1 to 3 सेकेंड। मतलब 1 to 3 सेकेंड आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ स्पर्म द एग मेम्ब्रेन पोटेंशियल शिफ्ट टू अ पॉजिटिव लेवल एट अबाउट +20 मिली वोल्ट। ठीक है ना, तो ये कितना बढ़ जाएगा, +20 मिली वोल्ट में। ठीक है बेटा, मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ। अगर आप पोटेंशियल चेंज की बात करेंगे ना, तो जो पोटेंशियल चेंज आ रहा है यहाँ पर, वो आप ख़ुद आइडिया लगा सकते हैं कितना ज़्यादा या कितना कम है। देखें ना, पहले तो -70 है, ठीक है, -70 से उसे लेकर आना है 0 पे, तो 70 का इजाफा होगा, ठीक है। और फिर 0 से आप उसे लेके जा रहे हैं 20 पे, तो फिर 20 प्लस इजाफा होगा। मतलब अगर मैं ये बात करूं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ हो रहा है, तो -70 से लेकर +20 तक ये 90, ठीक है, मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, आ रहा है। यानी कि इतना पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, डिफरेंस नहीं इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन आप इसे कभी भी ये नहीं कहेंगे कि 90 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया प्लस में, ये बात बिल्कुल गलत होगी। आप इसे कहेंगे +20 मिली वोल्ट हो गया। डिफरेंस आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि पहले यार जो मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा था दैट वाज -70, और अब जो पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूँ दैट इज़ +20। तो डेफिनेटली जब आप -70 +20 को ज़रा सोचेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा -70 तो कम था, पहले तो उसे बढ़ा के 0 तक लेके आएंगे तो 70 का चेंज आएगा, और फिर उसे 20 और बढ़ाएंगे तो 70 + 20 90 का चेंज आएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ हो रहा है दैट इज़ 90 मिली वोल्ट। लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ होने की बात कर रहे हैं, इसे ये नहीं कहेंगे कि अब पोटेंशियल डिफरेंस 90 मिली वोल्ट है, इसे कहेंगे कि अब पोटेंशियल डिफरेंस +20 मिली वोल्ट है। क्लियर है।
ये बात आपने बड़ी ज़हन में रखनी है। बाज़ लोग मतलब बाज़ दफ़ा आप मिसगाइड हो जाते हैं या आपको समझ नहीं आती इस चीज़ की, तो इसे क्लियर रखना है। दिस चेंज इज़ कॉज्ड बाय स्मॉल इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस इनटू एग। ये जो चेंज होता है ये सोडियम आयंस के इनफ्लक्स की वजह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि जी सोडियम के जो लीकी चैनल होते हैं या वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। या ऐसा कह लें कि जो स्पर्म की बाइंडिंग प्रोटीन है वो जब रिसेप्टर पे जुड़ती है तो वो रिसेप्टर पे जुड़ने के बाद रिसेप्टर किसी जी प्रोटीन को या किसी सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और सोडियम आयंस बाहर से अंदर आना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और जैसे सोडियम आयंस अंदर आएंगे तो बाहर से अब देखो ना, मेन पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन की वजह से था, तो सोडियम अंदर आएंगे तो वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव चार्ज क्या होगा? ख़त्म होता जाएगा इनसाइड, और सोडियम आयन मुसलसल अंदर आते रहेंगे तो अंदर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और बाहर रिमेनिंग नेगेटिव रह जाएगा, जिसका नतीजा क्या होगा कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस उल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब आपने जो इलेक्ट्रोड अंदर की तरफ लगाया था सेल के वो पॉजिटिव मेजर कर रहा होगा और जो बाहर की तरफ लगाया वो नेगेटिव मेजर करेगा, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। सो ऑल टू द स्पर्म कैन फ्यूज विद द मेम्ब्रेन हैविंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कहते हैं इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म जिसके पास एग, उस एग के साथ फ्यूज़ हो सकता है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस -70 मिली वोल्ट है, लेकिन अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव में चला जाए तो कभी भी स्पर्म उसके साथ फ्यूज़ नहीं हो सकता। तो देखे ना कि एक स्पर्म तो फ्यूज़ हो गया, लेकिन बाकी जो स्पर्म हैं जो करीब करीब मौजूद हैं वेटलाइन एनवेलप के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो प्लस और कह लें कि पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस वाले मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ नहीं होंगे। तो इस तरह बाकी फ्यूज जो स्पर्म हैं उनके फ्यूजन के चांसेस क्या हैं? रोक दिए गए हैं। दैट इज़ अ फास्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी। वाई? बिकॉज इट टेक प्लेस विद इन 1 to 3 सेकेंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन के 1 से 3 सेकेंड के बाद इस्टेब्लिश हो रहा है, तो इसे हम फास्ट ब्लॉक कहेंगे। क्लियर है बात? तो एक और बात, ये जो फास्ट ब्लॉक है जितनी जल्दी ये क्रिएट होता है उतनी ये अनस्टेबल होता है और फौरी तौर पे ये ख़त्म भी हो जाता है। तो मतलब ये पोलिस्पर्मी को रोकेगा तो सही, बट ये कोई लॉन्ग टर्म ब्लॉक या कोई परमानेंट ब्लॉक नहीं है, लेकिन ये कम से कम इतना टाइम ज़रूर देगा कि उतनी देर में परमानेंट ब्लॉक इस्टेब्लिश हो जाए, ठीक है जी। इफ़ it is not whether the increase in sodium permeability of egg is due to binding of the first sperm or the fusion of the first sperm with the egg। कहता है कि ये बात तो हमें क्लियर नहीं है कि सोडियम आयन जो अंदर बढ़ गया है सेल के साइटोप्लाज्म में अंदर की तरफ मूव किया है, ये किसकी वजह से है? पहले स्पर्म की बाइंडिंग की वजह से है या उसके फ्यूजन की वजह से है? लेकिन जो रीसेंट स्टेज डेटा है वो ये सजेस्ट करता है जो फ्यूजोजेनिक रीजन होता है बाइंडिंग का विल नॉट फंक्शन एज पॉजिटिवली चार्ज सरफेस, ठीक है। वो पॉजिटिवली चार्ज सरफेस के तौर पर एक्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो मतलब वहाँ से ये स्टार्ट हुआ होगा, जो भी इनवर्ड मूवमेंट होगी पोटाशियम सोडियम आयंस की वो वहाँ से स्टार्ट हुई होगी जहाँ से वो फ्यूजोजेनिक प्रोटीन बनी होगी, ठीक है जी। आप इस ग्राफ को देख सकते हैं। अब ये ग्राफ के एक्स वाई एक्सिस पे मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, ठीक है, और ये सेकंड्स दिए गए। अब 0 सेकंड पे स्पर्म ऐड किया गया और 20 सेकंड तक मिली वोल्ट कितना रहा है? -70। और 20 सेकंड के फौरी बाद मिली वोल्ट किधर चला गया पोटेंशियल डिफरेंस? +20 के राउंड अबाउट। अब ये +20 के राउंड अबाउट कब तक रहेगा? ऑलमोस्ट आगे जाके 60 सेकंड तक, यानी कि 1 मिनट तक। उसके बाद नीचे ये ड्रॉप करना क्या करेगा? शुरू कर देगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी। अब ये स्लो टर्म तो मैं ले रहा हूँ बट इट डज नॉट मीन इट इज़ वेरी स्लो। नहीं, ये इतना स्लो नहीं है। ये भी फर्टिलाइजेशन के होने के 1 मिनट के अंदर अंदर इस्टेब्लिश हो जाता है, यानी कि वो 1 to 3 सेकंड के अंदर स्टार्ट हुआ था तो ये 60 सेकंड्स के तक कंप्लीट हो चुका होगा, ब्लॉक बन चुका होगा, ठीक है। तो इतना स्लो भी बड़ा स्लो होता है। इसमें भी किसी स्पर्म को चांस मिल जाता है कि वो उस एग के साथ फर्टिलाइज हो जाए जिसके साथ ऑलरेडी एक स्पर्म फर्टिलाइज हुआ है। सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी। बट ये स्लो है लेकिन परमानेंट है, ठीक है। मतलब एक दफ़ा ये ब्लॉक बन जाएगा तो फर्टिलाइजेशन एनवेलप इस्टेब्लिश हो जाएगी और दोबारा उस ब्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मेन रोल होता है एग के मेटाबॉलिज्म का। मतलब स्पर्म जब एग के साथ बाइंड करता है तो एक्टिवेशन हो जाती है एग के मेटाबॉलिज्म, और जैसी वो एक्टिवेशन होती है एग के मेटाबॉलिज्म की, तो मैंने एक्टिवेशन ऑफ एग मेटाबॉलिज्म आपको पढ़ाया हुआ है। मतलब आपके पास इस यूट्यूब चैनल के ऊपर उसका लेक्चर मौजूद है आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बिल्कुल अकॉर्डिंग।
तो उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि जैसे ही स्पर्म अटैच होता है एग की सरफेस के साथ बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, वो एक्टिवेट करता है किसी जी प्रोटीन को। जी प्रोटीन एक्टिवेट करता है फास्फोलाइपेज सी को। फास्फोलाइपेज सी एक जो एग की मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड होती है, फास्फाटाइडाइल इनिस्टोल डाइफॉस्फेट, उसे तोड़ता है और IP3 बनाता है इनिस्टोल ट्राइफॉस्फेट को। और वो जो ट्राइफॉस्फेट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे मौजूद कैल्शियम चैनल को ओपन करता है और कैल्शियम चैनल को ओपन करके कैल्शियम आइंस कहाँ पे ले आता है, साइटोप्लाज्म में। और जैसे साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन आते हैं तो अगला सारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, जो कि मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एग में आपको पढ़ाया है, जो कि एग के कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म के कॉर्टिकल रीजन पे होते हैं, वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं और फ्यूज़ होकर जो अपने अंदर मटेरियल होता है उसे आउटसाइड निकालते हैं बिटवीन द वेटलाइन एनवेलप एंड एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का मटेरियल होता है जो बाहर आ रहा होता है वही फर्टिलाइजेशन एनवेलप बनाता है। उसी के अंदर सब कुछ मौजूद है जिसने फर्टिलाइजेशन एनवेलप बनानी है और स्लो ब्लॉक प्रोवाइड करना है पोलिस्पर्मी को। देखिए जी, द फर्स्ट ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी इज द ट्रांजिसेंट। ये ट्रांजिसेंट है सिंस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द सी अर्चन रिमेन पॉजिटिव फॉर ओनली अबाउट अ मिनट। के मतलब जो सी अर्चन है या कोई भी यार एग है उसके जो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है या मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है जो पॉजिटिव है वो जस्ट एक मिनट के लिए रहेगा। एंड अ ब्रीफ पोटेंशियल शिफ्ट इज़ नॉट सफिशेंट टू प्रिवेंट पोलिस्पर्मी परमानेंटली। और ये एक थोड़ा सा जो छोटा सा पोटेंशियल शिफ्ट है ये पोलिस्पर्मी को परमानेंटली ब्लॉक करने के लिए काफ़ी नहीं है। एंड पोलिस्पर्मी स्टिल अकर इफ स्पर्म बाउंड टू वेटलाइन रिमेन बाउंड टू वेटलाइन एनवेलप एंड आर नाउ सम हाउ रिमूव्ड। ठीक है, नॉट सम हाउ रिमूव कहता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होने के बावजूद किसी वजह से जो स्पर्म है वो जुड़ा रह गया और वो रिमूव नहीं हुआ तो फिर नतीजा क्या निकलेगा, पोलिस्पर्मी हो जाएगी। जैसे 1 मिनट पूरा होता जाएगा साथ ही पोलिस्पर्मी हो जाएगी। सो स्पर्म दिस स्पर्म रिमूवल इज अकम्पलिश्ड बाय कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन। ये जो स्पर्म रिमूवल होता है ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन की मदद से मुकम्मल हो सकता है। एंड अ स्लोअर मैकेनिकल ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी दैट बिकम एक्टिव अबाउट अ मिनट आफ्टर द फर्स्ट सक्सेसफुल स्पर्म एग फ्यूजन। कहता है तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से एक स्लो मैकेनिकल ब्लॉक बनता है पोलिस्पर्मी को जो कि तकरीबन फर्टिलाइजेशन के 1 मिनट बाद, ठीक है ना, स्पर्म और एग के फ्यूजन के 1 मिनट बाद क्या होता है, स्टैब्लिश हो जाता है। दिस रिएक्शन इज नॉन एज स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी इज फाउंड इन मैनी एनिमल स्पीशी इंक्लूडिंग सी अर्चन एंड मोस्ट मैमल्स। कहते हैं कि ये जो स्लो ब्लॉक है पोलिस्पर्मी का ये कई एनिमल में होता है, यानी कि सी अर्चन में भी होता है और मैमल्स में भी, कई मैमल्स में भी स्लो ब्लॉक टू पोलिस्पर्मी पाया जाता है। ठीक है जी, और ये ज़रूरी है। डायरेक्टली बीनीथ द सी अर्चन एग cell membrane about 15,000 cortical granule and each about 1 micrometer in diameter। कि जो एग की मेम्ब्रेन होती है, सी अर्चन का एग है ना, उसकी जो मेम्ब्रेन है आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एग मेरे से पढ़ा हुआ है कि सी अर्चन जो एग होता है उसके सबसे बाहर एग जेली होती है, उसके अंदर वेटलाइन एनवेलप होती है और उसके अंदर उसकी मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे तकरीबन 15,000 कार्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। मतलब ये 1 माइक्रोमीटर डायामीटर के होते हैं। एंड अपॉन एंट्री, जैसे स्पर्म अपॉन स्पर्म एंट्री, स्पर्म एंटर होता है द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल फ्यूज विद द एग सेल मेम्ब्रेन, वो एग की सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होते हैं। एंड रिलीज देयर कंटेंट इनटू द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड फाइब्रस मैट ऑफ वेटलाइन एनवेलप। वो सेल मेम्ब्रेन और जो फाइब्रस मैट होती है वेटलाइन एनवेलप की, उसके बीच में अपने ग्रैन्यूल्स को, अपने मटेरियल को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। ठीक है जी, जैसे मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ, आप ये डायग्राम देख सकते हैं। अब ये बाहर जो है ये वेटलाइन एनवेलप है, ठीक है, मतलब ये सॉरी ये बंद जो चल रही है ये वेटलाइन एनवेलप है साथ साथ, ठीक है। और ये माइक्रोविलाई निकले हुए हैं एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और ये बाहर जो पीली सी आपको नज़र आ रही है ना, येलो सी, दैट इज़ एग जेली, ठीक है। और सबसे अंदर क्या है, ये जो बारीक वाली ये एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो चीज़ आपको अंदर नज़र आ रहे हैं दीज आर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। आप देख सकते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हुए हैं, जैसे स्पर्म अटैच हुआ है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल फ्यूज़ हुए हैं और उनसे ढेर सारा मटेरियल निकल के बाहर आ रहा है। ये मटेरियल कई काम करता है, इसमें कई प्रोटियोलिटिक एंजाइम हैं जो पहले से मौजूद प्रोटीन पोस्ट को डाइजेस्ट करते हैं। इसमें कई ऐसे मटेरियल हैं, प्रोटीन फाइबर्स हैं जो कि वेटलाइन एनवेलप के साथ मिलकर एक टफ़ प्रोटेक्टिव मैट के कोट बना देते हैं जिसे फर्टिलाइजेशन एनवेलप कहते हैं।
गर्ज ये कि अभी तक तो आपको यही समझ आना चाहिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बिल्कुल नीचे इस तरह के 15,000 कॉर्टिकल ग्रैन्यूल यानी कि छोटी छोटी थैलियाँ हैं। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल गोल्जी अपरेटस से डिराइव्ड हुई हुई छोटी छोटी थैलियाँ हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एग को पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे लेक्चर उसको वीडियो में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। छोटी थैलियाँ जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे, और फ्यूज़ होने के बाद जो अपना मटेरियल है उसे क्या करेंगे, बाहर की तरफ रिलीज़ करेंगे। और वो जो मटेरियल है वो कुछ डाइजेशन करेगा, कुछ नया मटेरियल बनाएगा, और जो स्लो ब्लॉक है पॉलीस्पर्मी का उसे क्या करेगा, इस्टेब्लिश करेगा। चलो वापस चलते हैं उधर। अच्छा, जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल है उसमें सेवरल प्रोटीन होती हैं, वो रिलीज़ होती हैं, जो कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के एक्सोसाइटोसिस से खारिज होंगी, ठीक है। एंड वन इज़ ट्रिप्सिन लाइक प्रोटीएस, एक एंजाइम है, डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ट्रिप्सिन लाइक प्रोटीएस। ट्रिप्सिन आप एंजाइम जानते हैं, डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन वगैरह। तो ट्रिप्सिन लाइक प्रोटीएस ये बिल्कुल ऐसी एंजाइम है जो कि लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड को या प्रोटीन को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, ठीक है ना। और इसे हम ग्रैन्यूल, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल सीरीन प्रोटीएज कहेंगे। इसका नाम डायग्राम में आपको CGSP के तौर पर नज़र आ रहा होगा, CGSP, ठीक है ना, कैपिटल में लिखा होगा, डायग्राम में आपको दिखाऊंगा अभी। तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल सीरीन प्रोटीएज हैं, जो ट्रिप्सिन लाइक प्रोटीएज हैं। दिस एंजाइम क्लीव द प्रोटीन पोस्ट, ये वो जो जिस मतलब मटेरियल ने वेटेलाइन एनवेलप को और मेम्ब्रेन को आपस में जोड़ के रखे ना, उसे पोस्ट कहते हैं। तो ये सबसे पहले उस पोस्ट को क्या करेगा, तोड़ेगा, ठीक है, वेटेलाइन एनवेलप के नीचे, ठीक है। दैट कॉन्टैक्ट वेटेलाइन एनवेलप प्रोटीन्स टू द सेल मेम्ब्रेन एंड क्लिप ऑफ द बाइंडिंग रिसेप्टर, और वो बाइंडिंग रिसेप्टर जो कि अभी बच गए उन्हें ये काट देगा, तो साथ उनके जो स्पर्म अटैच रह गए हैं उन्हें भी काट देगा, ठीक है ना। तो क्लिप ऑफ उन बाइंडिंग रिसेप्टर को अटैच मतलब काट के साइड पे कर देगा। एंड एनी स्पर्म अटैच टू देम, और अगर उनके साथ कोई स्पर्म भी जुड़ा हुआ है, उस स्पर्म के अलावा जो फ्यूज़ हो गया है उसे भी काट के क्या करेंगे, फेंक देंगे। तो इस तरह स्लो ब्लॉक के नतीजे स्टार्ट होते ही जो अटैच स्पर्म थे वो क्या हो गए, रिमूव हो गए। देन उसके बाद द कंपोनेंट ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल बाइंड टू द वेटेलाइन एनवेलप, वो वेटेलाइन एनवेलप के साथ अंदर से जुड़ेंगे एंड फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजेशन एनवेलप, और एक फर्टिलाइजेशन एनवेलप क्या करेंगे, बनाएंगे। जब फर्टिलाइजेशन एनवेलप एलिवेट फ्रॉम द सेल सरफेस, वो सेल सरफेस से थोड़ी सी ऊपर उठेगी, यानी कि जैसे वेटेलाइन एनवेलप सेल मेम्ब्रेन के साथ चिपकी हुई थी ना, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ चिपकेगी नहीं, उससे थोड़ा फासला बनाएगी, जिसकी वजह से जो एग के माइक्रोविलाई हैं वो थोड़े से लंबे हो जाएंगे। और जैसे ही फासला बनाएगी तो बीच में फासला बनाने के लिए एक केमिकल सिक्रेट होगा जिसका नाम होगा ग्लूकोसा अमाइनोग्लाइकन्स, ठीक है। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स मतलब रिलीज़ करेंगे। और ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है, हाइग्रोस्कोपिक है, मतलब दिस विस्कस कंपाउंड एब्जॉर्ब वाटर टू एक्सपेंड द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड फर्टिलाइजेशन एनवेलप। ये सेल मेम्ब्रेन और फर्टिलाइजेशन एनवेलप के दरमियान क्या करेगा, स्पेस को बढ़ा देगा, सो दैट इन्वेलप मूव रेडिली अवे फ्रॉम एग, कि मतलब इन्वेलप जो सी वो चारों तरफ से एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ी सी दूर हो जाए। और जो फर्टिलाइजेशन इन्वेलप है इज देन स्टेबलाइज बाय क्रॉस लिंकिंग एडजेसेंट प्रोटीन, और जो वो फर्टिलाइजेशन इन्वेलप बनेगी वेटेलाइन इन्वेलप के साथ जुड़ के, या वेटेलाइन इन्वेलप को जो फर्टिलाइजेशन इन्वेलप में क्या करेंगे, चेंज किया जाएगा, कहते हैं उसे मजीद स्टेबलाइज किया जाएगा उसके बीच में मौजूद प्रोटीन फाइबर की क्रॉस लिंकिंग से। और वो क्रॉस लिंकिंग करवाने के लिए दो तरह के एंजाइम इधर इन्वॉल्व होंगे, एक एग स्पेसिफिक पेरोक्सीडेज एंजाइम है, दूसरा ट्रांस ग्लूटामाइनेज एंजाइम है, और ये भी कहाँ से रिलीज होता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से। तो बेटा अब जरा बात तवज्जो सुने। सबसे पहले क्या हुआ, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल फ्यूज़ हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जिसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। फिर क्या हुआ, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल ने एक एंजाइम रिलीज़ किया जिसका नाम था कॉर्टिकल ग्रैन्यूल सीरीन प्रोटीएज, CGSP, जो कि ट्रिप्सिन लाइक प्रोटीएज एंजाइम था। इसने क्या किया, इसने वेटेलाइन एनवेलप और मेम्ब्रेन के दरमियान जो पोस्ट था, प्रोटीन पोस्ट, उसे भी डाइजेस्ट कर दिया, और जो बाइंडिंग रिसेप्टर थे उन्हें भी क्लिप ऑफ कर दिया, और जो अटैच स्पर्म थे उन्हें भी क्या किया, निकाल दिया। फिर क्या हुआ, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से मज़ीद जो मटीरियल निकला है, प्रोटीनियस मटीरियल, वो वेटेलाइन एनवेलप के साथ जुड़ के उसने फर्टिलाइजेशन एनवेलप बनाना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से एक और केमिकल निकला जिसका नाम है ग्लूकोसा अमाइनोग्लाइकन्स। ये फर्टिलाइजेशन एनवेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में भर गया, और ये हाइग्रोस्कोपिक है, जेली लाइक मटेरियल है, इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया है। तो इसके नतीजे में क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन एनवेलप जो है वो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ी सी क्या हो गई है, दूर हो गई है, ठीक है। और एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फर्टिलाइजेशन एनवेलप के बीच में स्पेस बन गई है, ठीक है। और साथ ही क्या हुआ है, लास्ट पे
कि जो फर्टिलाइजेशन इन्वेलप है उसे मज़ीद स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है, दो एंजाइम क्रिएट किए हैं किसने, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से। एक कौन सा जी, एक हमारे पास एग स्पेसिफिक पेरोक्सीडेज है, दूसरा कौन सा जी, ट्रांस ग्लूटामाइनेज एंजाइम है। ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन इन्वेलप में मौजूद प्रोटीन की क्रॉस लिंकिंग करेंगे और उस मैट को मज़ीद स्टेबलाइज कर देंगे। ठीक है जी, आगे आप डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम में सारा कुछ जो है वो फिर से समराइज किया हुआ है। चेक करें जी, स्पर्म अटैच हुआ है, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी स्टार्ट हुई है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल क्या हुआ है, फ्यूज़ हुआ है मेम्ब्रेन के साथ, और उसमें से ढेर सारे मटेरियल बाहर आए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मटेरियल मैं जिक्र करने लगा हूँ वो है CGSP, यानी कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल सीरीन प्रोटीएज। ठीक है, इसने क्या किया, ये बाहर आया है और इसने ये जो पोस्ट था जो फर्टिलाइजेशन इन्वेलप के साथ अटैच था उसे डाइजेस्ट कर दिया और फर्टिलाइजेशन इन्वेलप देखे थोड़ी सी दूर कर दी है। ठीक है, और साथ ये जो माइक्रोविलाई थे ये भी थोड़े लंबे लंबे हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ग्लूकोसा अमाइनो ग्लाइकन्स आ जाएगा जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और जिसके नतीजे में क्या होगी कि यहाँ पर एक जेली लाइक मटेरियल बनेगा और फर्टिलाइजेशन इन्वेलप या वेटलाइन इन्वेलप थोड़ी सी दूर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या होगा, मज़ीद केमिकल निकलेंगे जो वेटलाइन इन्वेलप के साथ मिलेंगे और इसे तब्दील कर देंगे फर्टिलाइजेशन इन्वेलप में। और फिर ग्लूटामाइनेज जो है वो एंजाइम आएगा जो इसकी क्रॉस लिंकिंग करेगा। ये भी कहाँ से आ रहा है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से। और परऑक्सीडेज एंजाइम आएंगे जैसे UXD1, ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड को लाएंगे और ये भी फर्टिलाइजेशन इन्वेलप को क्या करेंगे, मज़ीद क्रॉस लिंक करके स्टेबलाइज कर देंगे। ठीक है जी, अब नीचे भी इसके बारे में सारा वो क्या कहते हैं पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल के एक्सोसाइटोसिस से क्या होती है। स्कीमेटिक डायग्राम है, शो कर रही है इवेंट को leading the formation of fertilization envelope and hyaline layer. As cortical granules undergo exocytosis, the cortical granule serine protease which cleave the protein linking between the vitelline envelope to the cell membrane. कहते हैं जैसे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल फ्यूज़ हुआ, एक्सोसाइटोसिस हुई, साथ ही CGSP नाम के एंजाइम सिक्रीट हुए, उसने वेटलाइन एनवेलप को जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के साथ जोड़ने वाली प्रोटीन थी उसे डाइजेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या रिलीज हुए, म्यूकोपॉलीसेकेराइड कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से, जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट थे म्यूकोपॉलीसेकेराइड, आप जानते हैं अभी नाम लिया हमने ग्लूकोसा अमाइनो ग्लाइकन्स का, वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, कॉजिंग वाटर टू इंटर, वाटर अंदर आया और स्वेल किया स्पेस को बिटवीन वेटलाइन एनवेलप एंड द सेल मेम्ब्रेन। और फिर परऑक्सीडेज जैसे OVP है और उसके अलावा UDX1 है और दूसरा ट्रांसग्लूटामाइनेज है TG, इन्होंने क्या किया, फर्टिलाइजेशन इन्वेलप के साथ मज़ीद क्रॉस लिंकिंग किया, उससे मज़ीद हार्ड बनाया वेटलाइन इन्वेलप को, और अब वो वेटलाइन इन्वेलप को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन इन्वेलप कहेंगे। द फर्टिलाइजेशन इन्वेलप स्टार्ट टू फॉर्म एट द साइट ऑफ स्पर्म एंट्री, कि ये स्पर्म एंट्री से बनना शुरू हो गया। ये देखो ना, ये साइट है स्पर्म एंट्री की, ये आपको नज़र आ रही है, यहाँ से फर्टिलाइजेशन इन्वेलप बननी शुरू हुई है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे के पूरे एग के चारों तरफ क्या होगी, फैल जाएगी। एंड दिस प्रोसेस स्टार्ट अबाउट 20 सेकेंड आफ्टर द अटैचमेंट एंड इज़ कम्प्लीट बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मिनट। कि ये जो पहले 20 सेकेंड है ना, फर्टिलाइजेशन के पहले 20 सेकेंड, उसमें तो फास्ट ब्लॉक होता है, तो पहले 20 सेकेंड से शुरू होकर 60 सेकेंड पूरे होने तक, यानी कि ओनली 40 सेकेंड, जस्ट 40 सेकेंड के अंदर ये सारा प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। एंड एज दिस हैपनिंग द फोर्थ सेट ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल प्रोटीन इंक्लूडिंग हाइलिन फॉर्म अ कोट अराउंड द सेल। कहते हैं जैसे ये हो जाएगा, चौथा सेट कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का निकलेगा। पहला सेट तो वो था ना जिसने CGSP रिलीज़ किया, दूसरा सेट वो था जिसने या ग्लूकोसा अमाइनो ग्लाइकन्स रिलीज़ किए, तीसरा सेट वो था जिसने वो परऑक्सीडेज वगैरह वो रिलीज़ किए और वेटलाइन एनवेलप को फर्टिलाइजेशन एनवेलप में तब्दील किया। अब चौथा सेट वो है जो अब रिलीज़ होकर ऐसी प्रोटीन रिलीज़ करेगा फर्टिलाइजेशन एनवेलप और एग के मेम्ब्रेन में, जो कि फर्टिलाइजेशन एनवेलप को हाइलिन लेयर में तब्दील कर देगी। ठीक है ना, तो हाइलिन कोट बनेगा अराउंड द एग एंड द एग एक्सटेंट एलोंगेटेड माइक्रोविलाई, और इसके माइक्रोविलाई क्या होंगे, अब लंबे लंबे हो जाएंगे, जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है माइक्रोविलाई लंबे लंबे हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन इन्वेलप दूर तो गई है एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके एग से अटैचमेंट ख़त्म हो गई है। ठीक है, कहते हैं दिस लेयर प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ब्लास्टोमर ड्यूरिंग क्लीवेज। हाँ, आगे फिर जब क्लीवेज भी होगी तो यही लेयर जो होगी वो ब्लास्टोमर्स को सेपरेट होने से भी रोकेगी।
ठीक है, और इस तरह उनकी मतलब डेवलपमेंट वगैरह को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। तो बेटा यहाँ तक आपका ये फास्ट ब्लॉक पोलिस परमी और स्लो ब्लॉक पोलिस परमी था, जो कि ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेक्चर को सुने गौर से और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं और इसको आगे जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं वो भी करें। ठीक है, और अगर किसी किस्म का भी कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।